नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में कोरोना के 3 नए केस। कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 40। देहरादून में 2 और नैनीताल में 1 संक्रमित मिला। दून अस्पताल की मेडिकल टीम की मेहनत लाई रंग। कोरोना के 7 मरीज हुए ठीक। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान भी क्वारंटीन मुक्त। विधानसभा और सचिवालय आज से खुले। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जताई उम्मीद, जीवन जल्द लौटेगा पटरी पर। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले के सभी उत्सव टले। अब 24 अप्रैल को होगी तेल पिरोने की परंपरा। शोभा यात्रा में शामिल होंगे महज 2-3 लोग। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें देहरादून से 2 और नैनीताल से 1 केस है। अब राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। वहीं 9 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना परीक्षण की आज 199 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कुल 2831 सैंपल्स जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जबकि 371 सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं 65,000 से अधिक लोग घरों में संस्थागत क्वारंटीन किए गए हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच उत्तराखंड के लिए ये अच्छी खबर है कि यहाँ के 9 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इनमें दून मेडिकल कॉलेज से सबसे ज़्यादा 7 मरीज शामिल हैं। ये सब संभव हुआ है दून अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कठिन मेहनत और समर्पण भाव से। दून अस्पताल में अब कोरोना पॉजिटिव 10 मरीज ही हैं और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार है। इसके अलावा अस्पताल में 11 कोरोना संदिग्ध भी भर्ती हैं, जिनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना का कहना है कि डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ पूरे मनोयोग से अपना काम कर रहे हैं। मरीजों को इलाज के साथ अच्छा वातावरण और सकारात्मक सोच देने की कोशिश की जा रही है। अब तक जो रिजल्ट रहे हैं उससे पूरी टीम का हौसला बढ़ा है। सबसे पहले तो धन्यवाद। आपने हमारे जो चिकित्सालय में कोरोना के मरीजों का जो इलाज कर रहे हैं उनकी तारीफ करी है और निश्चित ही हमारी जो ये टीम है, और मैं पूरा श्रेय जो है अपनी टीम को दूंगा, जिसका नेतृत्व अभी वहाँ पर डॉक्टर NS खत्री जो कोऑर्डिनेटर हैं, कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर भी वो भर्ती हैं वार्ड के अंदर, वहाँ पर खुशनुमा एक वातावरण रहे और इस प्रकार से जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं उनको मरीजों को दे रहे हैं। मुझे लगता है इन्हीं कारणों से लगता है सौभाग्य से सभी मरीज जो है ठीक होके जा रहे हैं। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान FRI परिसर को 28 दिन के बाद अब पूरी तरह से क्वारंटीन मुक्त कर दिया गया है। संस्थान के 3 प्रशिक्षु अधिकारियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद परिसर को क्वारंटीन कर दिया गया था। सरकार द्वारा परिसर के अंदर लोगों को खाने पीने से लेकर हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर परिसर को क्वारंटीन मुक्त कर दिया है, जिसके बाद परिसर के लोग निर्धारित समय पर परिसर से अंदर बाहर जा सकेंगे। FRI के 28 दिन पूरे हो गए हैं। FRI में 28 दिन में कोई भी नया केस जो है वो नहीं आया है 28 दिन में। अतः आज उसका जो लॉकडाउन है वो ओपन किया गया है, लेकिन उसके अंदर जो IGNFA है, जहां पर वो IFS प्रोबेशनर्स का हॉस्टल है, जिसको हमने क्वारंटीन और आइसोलेशन फैसिलिटी डिक्लेयर किया था, वो अग्रिम आदेशों तक अभी भी बंद रहेगी और बाकी FRI खुला रहेगा और पूरे FRI के ऊपर अब जो देहरादून जनपद के अंदर लॉकडाउन कंडीशंस हैं वो लागू हो जाएंगी। जो हमारा कम्युनिटी सर्वेलांस है उसमें जो कम्युनिटी लेवल पे सर्वेलांस किया गया है, अब वो लगभग जो फर्स्ट राउंड है वो पूरा हो गया है और अब उन्हीं के रिपीट्स जो है वो कंटिन्यूअस किए जाएंगे और अगले 14 दिन तक उन सभी लोगों की निगरानी की जाएगी, जिससे कि जो अगर वहाँ पर कोई ऐसा सस्पेक्टेड केस हो तो उसको हम जो है देख पाएं और आगे उसकी जो है फिर जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कार्रवाई कर पाएं।
कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दौरान कैबिनेट के फैसले के बाद आज विधानसभा और सचिवालय खुल गए। सचिवालय में जहां अनुसचिव स्तर से ऊपर के अधिकारी अपने कार्यालय पहुंचे और शासकीय कार्य निपटाए, वहीं विधानसभा में सभी अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कार्यालय में मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कार्यालय पहुंचकर अपने लंबित कार्यों को निपटाया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा परिसर के प्रवेश द्वार पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सैनिटाइज कर थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है। स्वाभाविक तौर से आज हमारा विधानसभा भी खुली है, सचिवालय खुले हैं। जो काम पे थोड़ा प्रभाव तो पड़ ही रहा था, अब उसमें थोड़ा गति पे आएगा, अपना पटरी पे आएगा। इससे मैं ये मान सकता हूँ कि अब चूँकि चारधाम यात्रा हमारे यहाँ तो बहुत इस समय उसका बहुत ज़्यादा होती थी, पर्यटक आते थे, पूरा प्रदेश आज प्रभावित है। लेकिन ये कोरोना जो महामारी है, इससे भी निपटने के लिए जिस प्रकार से पूरी मशीनरी काम कर रही है, जिस प्रकार से तमाम हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, आप जैसे तमाम लोग, हमारे पुलिसकर्मी जिस तरह से लगे हैं, तो इस बात का भी संतोष है कि कम से कम उत्तराखंड में आज उससे हम लोग जिस प्रकार से अभी तक 37 पॉजिटिव केस हमारे सामने हैं, उसमें से भी 9 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बहुत राहत की खबर है। निश्चित रूप से मैं सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। उन्होंने इसका निर्णय कल अपनी कैबिनेट में लिया और सरकार के माननीय मंत्रीगण भी और अन्य तमाम लोग भी अपने कार्यालय में बैठेंगे, जिससे काम। IRD के वैज्ञानिक शाबिर अहमद ने आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष मैकेनाइज्ड हैंड वॉश मशीन का डेमो दिया। उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से विकसित की गई ये मशीन कोविड-19 के दृष्टिगत बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इस मशीन से नल और साबुन को छुए बिना हाथ धोया जा सकता है। मशीन में पानी और साबुन का कंट्रोल पैरों से किया जाता है। मशीन की औसतन लागत लगभग 9,500 रुपये है। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये हैंड वॉश मशीन सार्वजनिक स्थलों के लिए कारगर साबित होगी। नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने आज कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र बनभूलपुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां के हालातों पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। बनभूलपुरा में इंटरनेट सेवा जारी है। कर्फ्यू के दौरान लोगों को राशन और जरूरत के सामान देने के लिए भी लगातार प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि यहां पूरी चौकसी रखी जा रही है। देखिए, हमारे कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में मेडिकल टीम्स हमारी इंफ्यूज़ की गई हैं। सो डेली हमारी मेडिकल टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ ANMs, आशाज, मेडिकल डॉक्टर्स हाउस टू हाउस सर्वे कर रही हैं, जिससे लॉकडाउन को जो हमारा पर्पस है कि कोई भी पोटेंशियल विक्टिम है या उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो हम ट्रेस आउट कर सकें और उनको ट्रीटमेंट हम दे सकें टाइमली। और सैम्पलिंग हमारी लगातार कंटिन्यूड है। हमारा पर्पस ये है कि सैम्पलिंग से हम रूल आउट कर दें पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे अब संक्रमण की क्या पॉसिबिलिटी है, या रुक चुका है या नहीं रुक चुका है। वहीं एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि कर्फ्यू का पूरी शक्ति के साथ पालन कराया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी निगाह रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वालों और माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, हमारे बनभूलपुरा क्षेत्र में चूँकि 8 केस इसी इलाके से मिले हैं, तो ये हमारा जो आइसोलेटेड एरिया हमने इसको घोषित किया है, ये बाकी शहर से एकदम कटा हुआ है और इसमें भी हमने कर्फ्यू लगा रखा है। आज हम लोग यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो धीरे धीरे हम लोग ठीक कर रहे हैं, मगर इसमें एक चीज़ देखने की है कि दोबारा अगर इस तरह की कोई हरकत होती है या लॉकडाउन का उल्लंघन होता है, हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। पूर्व में भी हमने जो जिसने ये लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई की है, उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की है और उसमें कार्रवाई चल रही है। हमारे पास ड्रोन है, लगातार ड्रोन हमारा निगरानी कर रहा है। लोगों से हम लोग टच में हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है, हमारी जो पुलिस टीमें हैं, हमारे पास RAF है, ये पर्याप्त इक्विपमेंट के साथ में है। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सहायता राशि उनके बैंक खातों में डाल दी है। जनधन खातों में 500 रुपये और बुजुर्ग और विधवाओं के खाते में 1000 रुपये की राशि जमा की गई है। बागेश्वर जिले में जनधन योजना से
36,000 महिलाओं और सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 8,552 लोगों को लाभ मिला है। जिले में 57 राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों की शाखाएं हैं। इन सभी खातों में इस योजना की रकम आने से खाते से जुड़े लाभार्थी खुश हैं। एक लाभार्थी माया देवी का कहना है कि ये रकम हमारे अस्त व्यस्त हो चुके जीवन को संवारने के काम आएगी। मेरा जनधन खाता है स्टेट बैंक में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी का। हम उस पैसे से अपना जीवन थोड़ा बहुत जो अस्त व्यस्त हुआ था उससे हम थोड़ी कुछ ज़रूरी सामान ले सके हैं, इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जैसे आप बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस परिस्थिति में उस पैसों से सामान ले पा रहे हैं। मेरा जनधन खाता में मेरा 500 रुपये आए थे, उसको निकाल के मैंने अपने बच्चों का परवरिश किया। एक अन्य लाभार्थी राधा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हमारा SBI में जनधन वाला खाता है। मोदी जी ने उसमें 500 रुपये भेजे थे, जिससे मैंने अपने परिवार का पालन पोषण किया। इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे खाते में पैसे आए थे प्रधानमंत्री योजना की तरफ से जनधन खाते में, और क्या नाम का, जिससे मैंने अपना घर का खर्चा चलाया, साग सब्जी चावल आटा, घर का बच्चों का खर्चा चलाया, मतलब घर का सब चीज़। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत बागेश्वर में 8,552 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन में 7,777, विधवा में 718 और दिव्यांग पेंशन में 57 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। लाभार्थी महेश राम ने बताया कि उनको जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उससे वे घर का खर्च चलाते हैं। समाज कल्याण बेटी जो हमन को वृद्धा पेंशन मिलो, मोदी जी हमन को योजना खोले की ओला हमन को टाइम पर मिल जाए। मुझे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है और जो सरकार की तरफ से मदद मिलती है और मैं उससे घर का खर्चा चलाता हूँ। पौड़ी में भी जनधन और अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में धनराशि डाली गई है। इसके अलावा विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को भी योजना के तहत धनराशि मिल गई है। खाता में पैसा डालिन सरकार ने और भी तो पूरा पैसा मिल गया नहीं, परेशानी चाहिए और भी तो सब कुछ पैसा मिल गया नहीं, और जो परेशानी चाहिए धन्यवाद। इस समय जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तो हमको प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत राहत मिली, लिए जो व्यवस्थाएं की उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। ऐसे मौके पे जब हम बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे तो उन्होंने हमारे को जो सहायता पहुंचाई है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कोरोना संकट के कारण बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले आयोजित होने वाले सभी उत्सव टाल दिए गए हैं। भगवान बद्रीनाथ विग्रह के लिए तेल पिरोने की परंपरा अब 24 अप्रैल को होगी। ये परंपरा टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर से जुड़ी सुहागिनों द्वारा पूरी करनी थी। राज दरबार में पिरोए गए 5.25 किलो तेल को कलश में रखकर राजा द्वारा डिमरी धार्मिक पंचायत बद्रीनाथ के प्रतिनिधियों को सौंपा जाता है, जो उसे बद्रीनाथ धाम पहुंचाते हैं। इस तेल कलश को डिमरी धार्मिक पंचायत के सदस्य नरेंद्र नगर से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, डिम्मर, चमोली और जोशीमठ होते हुए शोभा यात्रा के रूप में बद्रीनाथ धाम तक लाते हैं। अब इस शोभा यात्रा को भी टाल दिया गया है। अब मात्र 2 से 4 लोग ही तेल कलश यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा विश्व धरोहर, रम्माण, तिमुड़िया, बीर, गरुड़, छड़ा सहित कई उत्सव भी नहीं होंगे। भगवान बद्री विशाल जी की यात्रा प्रारंभ होने से पहले जो गाड़ू घड़ा का कार्यक्रम राज दरबार टिहरी से होकर के भगवान बद्री विशाल तक का कार्यक्रम जो चलता था, उसमें आंशिक संशोधन अभी किया गया है, जिसको 24 तारीख अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और गाड़ू घड़ी अब 24 तारीख को नरेंद्र नगर राज दरबार से चल कर के सीधे डिम्बर गांव जाएगी और वहां से दूसरे पड़ाव में बद्रीनाथ जी के लिए रवाना होगी। अब की बार कोरोना और की वजह से ये किया गया है कि इसमें शोभा यात्रा न कर के
इसे सीधे भगवान के दरबार तक पहुंचाने का कार्यक्रम तय किया गया है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलने हैं। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में कोरोना के 3 नए केस। कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 40। देहरादून में 2 और नैनीताल में 1 संक्रमित मिला। दून अस्पताल की मेडिकल टीम की मेहनत लाई रंग। कोरोना के 7 मरीज हुए ठीक। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान भी क्वारंटीन मुक्त। विधानसभा और सचिवालय आज से खुले। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जताई उम्मीद जीवन जल्द लौटेगा पटरी पर। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले के सभी उत्सव टले। अब 24 अप्रैल को होगी तेल पिरोने की परंपरा। शोभा यात्रा में शामिल होंगे महज 2 से 3 लोग। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।